हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 84 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो जैसा कि पिछली एपिसोड में आप सब लोगों ने देख ही लिया है कि हमारा हीरो जू फैन, जो कि बहुत बड़ा कमीना हुआ करता था, उसने अब अपना एक छोटा सा घर बसा लिया है, वो भी सिस्टर चूचू के साथ। स्लम एरिया में उनका एक छोटा सा घर है जहाँ पर वो एक हस्बैंड एंड वाइफ की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन असल बात बताऊँ तो जू फैन को अभी तक नहीं पता कि वो इसके साथ उसका रिलेशन क्या है। फिर भी वो उसका साथ दे रहा है, उसे लगता है कि वो उसकी हेल्प कर रहा है उसके बचपन के दिनों को याद करने में। लेकिन आज की हमारी एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आप चूचू के बचपन के आशिक को जानते हैं, जो कि सेकंड प्रिंस है, जिसका नाम हांगपू है। इस एपिसोड में उसे पता चल जाएगा कि ये दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और उसे बहुत ज्यादा मिर्ची लगने वाली है। तो लास्ट सीन पे जहाँ पे हमने एपिसोड का एंड किया था, वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। सिस्टर चूचू अपने घर से बाहर निकलती है और जू फैन से कहती है, सोंगजू आ जाओ, खाना पक गया है। जू फैन भी उठकर चल पड़ता है। जबकि उसी वक्त दिखाते हैं वहाँ पर हांगपू का एक गार्ड वहाँ पर खड़ा होता है और उनको देख रहा होता है। वो गार्ड उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद सीधा हेजू टावर में वापस आ जाता है, जहाँ पर हेजू टावर में हांगपू रुका हुआ है। वो गार्ड इस बात को अपने पेट में दबा नहीं पाता और बुरी औरतों की तरह आगे बढ़ता है और जाकर हांगपू को सारी बात बता देता है। हांगपू उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चूचू को गाली देते हुए कहता है, वो कमीनी घटिया औरत। हांगपू इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो टेबल पर मुक्का मारकर टेबल को भी तोड़ देता है। बाकी के सारे एल्डर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हांगपू को ऐसा क्या हो गया कि ये अचानक इतना ज्यादा गुस्से में हो गया है। हांगपू कहता है, उस कुतिया की हिम्मत कैसे हुई, उसने अपने नकाब को एक थर्ड रेट की फैमिली के लड़के के लिए हटा दिया, जबकि मैंने उसे कहा था तब उसने अपने नकाब को हटाने से मना कर दिया था। हांगपू को जब बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है तब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ से शूश करके उड़ जाता है। नेक्स्ट सीन फिर से उस छोटे से घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर ये जोड़ा आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जू फैन और वो दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे होते हैं। सिस्टर चूचू सो रही होती है, जबकि जू फैन जाग रहा होता है और अपनी सोचों में गुम होता है। जू फैन कहता है, इसने कहा था कि ये अपनी बचपन की जिंदगी को दोबारा रीलाइव करना चाहती है। इस लड़की की बचपन की जिंदगी तो बहुत ज्यादा रिलीफ वाली है, यानी इसमें बहुत ज्यादा सुकून है। मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये तो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह की जिंदगी है, यानी कि दिन को काम करो, रात को सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई 7 बड़ी फैमिलीज का झगड़ा नहीं। जू फैन सिस्टर चूचू के चेहरे की तरफ देखकर कहता है, मैं एक डेविल किंग हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। हालांकि मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है इसको इस तरह सोते हुए देखकर। मुझे लगता है कि शायद अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे भी एक फैमिली चाहिए। डीमन एम्परर होने के नाते मेरी फैमिली नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट था जिसने मुझे धोखा दे दिया, इसके अलावा मेरा अपना कोई भी नहीं है। जू फैन उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखकर उसके चेहरे की तारीफ करते हुए कहता है, इसका चेहरा बहुत ज्यादा प्यारा है। यहाँ पर हेजू टावर में कोई भी इसके चेहरे को देखने के लिए मरने को तैयार हो जाए। तक ये लड़की मेरे साथ है, मेरे साथ सो रही है, तब तक मुझे पूरी दुनिया की कोई फिक्र नहीं। इसके खूबसूरत चेहरे के सामने तो मेरा मकसद बहुत ज्यादा छोटा है, दुनिया इसके सामने बहुत ज्यादा छोटी है, इसकी स्माइल इतनी ज्यादा प्यारी है। जू फैन बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसके होंठों की तरफ देख रहा होता है। जू फैन कहता है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है करने को, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। और वो जल्दी से अपने होंठों को उसके होंठों के करीब ले जाता है, यानी कि वो उसे किस करने वाला है। और जू फैन जैसे ही उसे किस करने लगता है, उसी वक्त सिस्टर चूचू अपनी आंखें खोल लेती है और जू फैन को गले से पकड़कर घर से बाहर खींच लाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा विलन आ जाता है। हमारा विलन उनके घर के ऊपर आकर गिरता है और बिल्कुल हल्क की तरह उनके पूरे के पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन दोनों का छोटा सा सपनों का महल एक ही लम्हे में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जू फैन चिल्लाते हुए कहता है, ये कौन कमीना है, मैंने आज ही तो इसको रिपेयर किया था। और जैसे ही वहाँ से सामने से धुआं हटता है तो सामने हांगपू खड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। जू फैन उसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने अपने नए बनाए हुए घर में अभी कुछ दिन गुजारे थे, अभी तो मैंने यहाँ पर रहने का सुकून भी हासिल नहीं किया और तेरे जैसे कमीने ने यहाँ पर आकर इस घर को तोड़ दिया। लगता है कि तुझे दूसरे लोगों को बुली करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया जाए तो क्या होता है। जू फैन गुस्से के साथ हीरो बनकर जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसकी चूचू उसे कहती है, सोंगजू जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ। और यहीं पे हमारे हीरो की इज्जत का कचरा हो जाता है। जू फैन सोच रहा होता है, चलो ठीक है, मैं इसके पीछे छुप जाता हूँ, मैं अभी इस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इस पर अटैक किया तो हेजू टावर को डिस्ट्रॉय करने का इनको एक मौका मिल जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। सिस्टर चूचू को ये सारा मसला हल करने देते हैं, वही इनसे निपट लेगी। जू फैन सिस्टर चूचू को किंग चैंग कहकर पुकारता है और कहता है, किंग चैंग इसे तुम ही संभालो। किंग चैंग का लफ्ज सुनते ही हांगपू जू फैन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर चू किंग चैंग को सिर्फ किंग चैंग कहने की। आज तुम मेरे हाथों से जरूर मरोगे और तुम अकेले नहीं मरोगे, बल्कि तुम दोनों कमीने मेरे हाथों से मरोगे। सिस्टर
चूचू भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, हांगपू अपनी जुबान को लगाम दो, तुम यहाँ पर कमीना किसको कह रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों को कमीना कहने की। हांगपू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या मुझे चिल्लाकर कहने की जरूरत है, मैंने तुम दोनों को कमीना कहा है, तुम इतनी बड़ी कुतिया हो कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने नकाब को मेरे लिए उतारोगी, लेकिन तुमने इस थर्ड क्लास की फैमिली के लड़के के लिए अपनी वेल को उतार दिया। तुम्हारे चेहरे को पहले मैंने देखना था, लेकिन मेरी बजाय अब तुम्हारे चेहरे को पहले इस लड़के ने देखा है। अब मैं इस लड़के को भी मार डालूंगा और साथ में तुझे भी मार डालूंगा। सिस्टर चूचू से कहती है, तुमने मुझे पहले धोखा दिया, तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है उसके बाद भी मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाती, मैं कभी भी अपना नकाब तुम्हारे लिए नहीं उतारने वाली थी। जहाँ पर फिर से हमारे बेवकूफ हीरो की एंट्री होती है, जिसे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि नकाब उतारने का मकसद क्या है। वो उन दोनों से कहता है, यहाँ पर इतना बड़ा मसला किस बात का है, अगर सिर्फ नकाब उतारकर चेहरा देखने की बात है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जू फैन हांगपू से कहता है, लगता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम तो कोई बेवकूफ नजर आते हो, मैंने इस लड़की का चेहरा क्या देख लिया, तुम तो मुझे मारने पर उतर आए। और साथ ही वो बिना जाने जलती हुई पर तेल छिड़क देता है और उसे कहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी वाइफ तुमसे छीन ली है, फिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने तो सिर्फ इसका चेहरा ही देखा है। हांगपू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, कमीने कहेंगे, मेरे सामने इस तरह का नाटक करना बंद करो, तुम्हें पता है इन सारे हेजू टावर के रूल्स के बारे में और तुम्हें पता है कि नकाब उतारने से क्या होता है और हेजू टावर की किसी ओनर का चेहरा देख लेने से क्या होता है। और साथ ही वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, सबसे पहले मैं तुझ जैसे कमीने को मारूंगा और उसके बाद इस कुतिया को मारूंगा। हांगपू अपनी हाथ में अपनी इंटरनल पावर को रिलीज करता है, यानी अपनी की पावर को एक शेप देते हुए गोला सा बनाकर उसकी तरफ फेंक देता है। जू फैन कहता है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम अपनी की पावर को फिजिकल फॉर्म देकर किसी पर भी अटैक कर सकते हो, वो भी इतने ज्यादा डिस्टेंस से। जू फैन कहता है, अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को भी यूज कर लूं, फिर भी मेरे पास सिर्फ जीतने के 50% चांसेस हैं, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास गोल्डन क्विक सैंड वाली बॉडी है, इसलिए मैं तुम्हारे इस अटैक को विथस्टैंड कर सकता हूँ। वो उसके अटैक के सामने खड़ा हो जाता है और उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और उसे पकड़कर साइड पर खींच लेती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सिस्टर चूचू सोंगशू से कहती है, तुम मेरे पीछे रहो, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने मत आना। हांगपू को बात करने का मौका मिल जाता है, वो उससे कहता है, चूचू ये तुम अपनी आंखों से देख सकती हो, ये लड़का बहुत ज्यादा वीक है, हर वक्त तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जब भी कभी क्रिटिकल मोमेंट आएगी ये तुम्हें कभी भी बचा नहीं पाएगा। ऐसा कोई लड़का तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है, तुमने इसको अपना चेहरा क्यों दिखा दिया। जू फैन को अपनी बेइज्जती सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि सिस्टर चूचू से कहती है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसे अपना चेहरा दिखाया है। जू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और सिस्टर चूचू से कहता है, किंग चैंग मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं इतना ज्यादा वीक नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझ रहे हो। जू फैन सोच रहा होता है, मैं एक डीमन एम्परर हूँ और ये लोग बार बार मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं, मुझे वीक कहकर मुझे अपने आप को इनके सामने साबित करना ही होगा। सिस्टर चूचू दबी सी आवाज के साथ उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो और मेरे पीछे चुपचाप खड़े हो जाओ, जब तक तुम बात नहीं करोगे कोई भी तुम पर अटैक नहीं करेगा। इन सबको लगता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ और वीक हो। हांगपू जू फैन की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें मर्द बनने का ज्यादा शौक है तो फिर सामने आओ और मुझे चैलेंज करो, फिर कब तक तुम एक औरत के पीछे छुपे रहोगे। जू फैन गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता और कहता है, तुम्हारे और मेरे दरमियान में एक फाइट होगी, लेकिन आज नहीं हो सकती। साथ ही जू फैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है, अगर तुझे वाकई में मरने का शौक है तो फिर तुझे 2 दिन इंतजार करना होगा, 2 दिन के बाद मैं तुझसे फाइट करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। जू फैन उसे वहाँ पर चैलेंज कर देता है। ये बात सुन के सिस्टर चूचू और हांगपू दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सिस्टर चूचू सोच रही होती है, आखिर इस बेवकूफ ने ये फैसला क्यों कर दिया, इसको क्या पड़ी थी उसको चैलेंज करने की। हांगपू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने स्काई परफॉर्म राम की 2nd लेयर पर है अपनी बॉडी कल्टीवेशन में, जबकि ये बोन फॉर्जिंग की 2nd लेयर पर है, ये उससे बहुत ज्यादा वीक है। हमारे हेजू टावर में 7 फैमिलीज में से जितने भी एल्डर आए हैं वो हांगपू से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि हांगपू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बेवकूफ इसे चैलेंज कैसे कर सकता है, क्योंकि सिर्फ एक 3rd क्लास फैमिली से है। सिस्टर चूचू जू फैन की आंखों की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन इसकी आंखों को देखकर लगता नहीं कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा लगता है कि ये वाकई में ऐसा कर सकता है, ये 2 दिन के बाद इसको मार सकता है। हांगपू जू फैन का चैलेंज सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और अपने आप में सोच रहा होता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक 3rd क्लास फैमिली का लड़का मुझे चैलेंज करेगा और मेरे मरने के दिन को अनाउंस करेगा कि 2 दिन बाद ये मुझे मारने वाला है। ये छोटा लड़का अभी अपने अंडे से बाहर नहीं निकला और ये मुझसे पंगा ले रहा है, जो कि इंपीरियल गेट का 2nd यंग मास्टर है, शायद इसे मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। हांगपू बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, 2 दिन के बाद भी तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, तो फिर तुम्हें 2 दिन इंतजार क्यों करना है, मैं
तुम्हें अभी मार देता हूँ। हांगबू जैसे ही आगे बढ़कर जू फैन को पंच मारने लगता है, सिस्टर चूचू फिर से आगे बढ़ती है और अपनी स्पेशल जिन टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पाम को उसके हाथ के साथ टकराती है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है और हांगबू पीछे की तरफ हट जाता है। सिस्टर चूचू की स्पेशल टेक्निक की वजह से हांगबू का हाथ जम जाता है। इस अटैक की वजह से हांगबू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी स्पेशल टेक्निक को, जो कि हेयू टावर की स्पेशल टेक्निक है, उसे मुझे रोकने के लिए यूज किया, सिर्फ एक थर्ड क्लास की फैमिली के लड़के के लिए। अब जबकि तुम्हें इस लड़के के साथ इतना ही ज्यादा लगाव हो चुका है, तो फिर ठीक है, मैं तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। हांगबू जैसे ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसके माथे के ऊपर एक ड्रैगन का निशान बनता है और एक एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। जू फैन भी उसकी इस टेक्निक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसकी बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक तो ड्रैगन टेक्निक वाली है, यानी कि इसने ड्रैगन वेन टेक्निक को कल्टीवेट किया हुआ है बॉडी रिफाइनमेंट के लिए, यानी कि इसकी बॉडी एक आम इंसान के मुकाबले में बहुत ज्यादा हार्ड है। जू फैन कहता है, इसकी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक, यानी कि इसने अपनी बॉडी को कल्टीवेट किया हुआ है, बॉडी को रिफॉर्म किया है, लेकिन इसकी टेक्निक बहुत ज्यादा नॉर्मल है। मैं एक डेवल कल्टीवेटर हूँ, मैंने भी अपनी बॉडी को रिफाइन किया है गोल्डन डस्ट के साथ, इसलिए मेरी बॉडी भी इसकी बॉडी की तरह बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन क्योंकि मैंने डिमोनिक टेक्निक को यूज करके अपनी बॉडी को कल्टीवेट किया है, इसकी वजह से मेरी बॉडी की हार्डनिंग इससे ज्यादा है, लेकिन मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है और इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे जीत पाऊंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 84 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।